कल 2 डाउट था, उसको देखो। एक इस तरह का ब्लॉक था, नहीं, और ये ब्लॉक का नाम ए था, इसका एक्सेलरेशन ए था, और इस ब्लॉक से एक रस्सी बंधी थी जो कि एक पुली से कनेक्टेड था, और यहां से फिर एक पुली कनेक्टेड थी। कितना है आंसर? और ये इससे फिक्स था। गलत आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे ना एक ब्लॉक था जो इस रस्सी के इस वाले स्ट्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड था, ये वाला। है बाबू? ये नहीं था, ओ सॉरी, ये तो यहाँ पे सॉरी, ये तो इससे कनेक्टेड हो गया। हाँ, ये था। और इस ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बताओ। खाल खींच लेंगे, बता रहे हैं। आदत छोड़ दो या पढ़ना छोड़ दो। मजाक नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे लॉलीपॉप खिला के क्लास नहीं चलाना है, चुपचाप पढ़ाना है, चुपचाप पढ़ना है। हर चीज़ मजाक में लेते हो तुम लोग। अब ये वाला ब्लॉक तो श्योर है कि इस अगर ये इधर खींच रहा है कोई इसे एक एक्सेलरेशन से, और क्योंकि ये ब्लॉक इस पे है तो कॉमन एक्सेलरेशन इसका भी होगा हॉरिजॉन्टल की तरफ, तो ये बेचारा जो ब्लॉक बी है ये भी तो इधर जाएगा ना, नहीं तो फिर कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा। हो सकता है मान लो कुछ और भी फ्रिक्शन का मैटर आए या कुछ कहानी और बदले, लेकिन फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉक इसी पे है, तो ये भी इसी एक्सेलरेशन से मूव करेगी साथ साथ। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक आगे शिफ्ट करेगा एक एक्सेलरेशन से, ये रस्सी भी आगे शिफ्ट करेगी, और ये रस्सी आगे शिफ्ट करेगी तो ये रस्सी भी टनाएगी। इस वजह से इसके तरफ एक और एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आएगा जिसका नाम मान लो ए बी है। अब हमसे ये पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, ये पूछा गया है, थीटा है। अब आप ये बताइए, अगर यहाँ से हम शुरू करें तो इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक टेंशन इधर लगा रहा है गुड, और ये टेंशन इधर ट्रांसफर हुआ टी, और ये टेंशन इधर ट्रांसफर हुआ टी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल यहाँ पे एक्ट करेगा नहीं, या नॉर्मल होगा भी तो हम लोग या तो टेंशन का संभव जीरो करेंगे, वर्क डन बाय टेंशन, या वर्क डन बाय नॉर्मल। तो आप किसका करना चाहते हैं, वर्क डन बाय टेंशन की नॉर्मल? टेंशन का करिए। तो चलिए टेंशन शो करिए दोनों ब्लॉक में। इस ब्लॉक को अगर हम मान लें पॉइंट मास, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है, ए इधर है क्योंकि फोर्स लगा है, और इस ब्लॉक पे टेंशन कितना लग रहा है ये बताओ। एक टेंशन तो इस रस्सी की वजह से दिख रही है सीधा सीधा, कितना टी, और भी लग रहा है टेंशन। ये जो पुली का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब पुली का रड है, इस रड भी इसको खींच रहा होगा ना इस तरफ, बोलो। अब इस रड में टेंशन कितना होगा, कंफर्म है? पक्का? टूटी होगा। एक बात थोड़ा हमें बताओ, हमको जो यहाँ पे लग रहा है वो हम तुम्हें समझा रहे हैं। जैसे ये समझना बात को, ये एक पुली है, इस तरह से दो आदमी से खींच रहा है मान लो एफ फोर्स से, ठीक है? थोड़ा सिचुएशन समझिए। क्या बोला, किसका क्या बोल रहा है? चुपो ना,
जब बनाने बोले तो बनाया नहीं, और उल्टा पुल्टा हर बार तुम आंसर नया, पिछली बार कुछ आंसर और बोला, अभी कुछ और बोला, कुछ देर बाद और कुछ बोलेगा। देखना अभी फिर से चेक करो, फिर से आंसर कुछ और आएगा तुम्हारा। अब सुनो, बात को समझो। यहाँ पे अगर हम ये यहाँ पे एक आदमी है जिसके हाथ में ये रस्सी पकड़ा दो, अब बताओ ये आदमी कितना फोर्स फील करेगा? 2F, नो डाउट, पक्का, गुड। मान लो ये पुली है, F फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स F लग रहा है। इसी लड़के को ये वाली रस्सी पकड़ा दो फिर से। अब बताओ ये आदमी कितना फोर्स फील करेगा? इतना सोच रहे हो? 2F होगा। अगर ये आदमी ये ब्लॉक होता, उसका यही हाल है कि नहीं है? क्या सोच के यहाँ पे 2F बोल दिया तुमने? मतलब फिजिक्स लगाना ही नहीं है, रट्टा करना है, सिर्फ रटना है। अभी भी कहते हैं सुधर जाओ, समझ रहे हैं? तोता रट्टा जैसा बस रट ली, अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते। खुद फील करो ना, क्या तुम्हें यहाँ पे अगर ये 100 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन है, तो ये 200 न्यूटन का तो फील करेगा। लेकिन अगर ये 100 न्यूटन है, ये रस्सी 100 न्यूटन है, ये भी अभी भी 200 न्यूटन का फील करेगा। नहीं बिलीव होता है ना? रस्सी लगा के खिंचवाना खुद को, महसूस हो जाएगा तुम्हें? नहीं करेगा। इधर फोर्स फील करेगा ये, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा F cos थीटा। ये फोर्स फील करेगा F प्लस F cos थीटा। अगर सब इंटरनेट से पढ़ लेता, अब बात को समझ जाता, तो हम लोग तो झक्के न मारते। लगा दिए, कोई लगाया 2T, कोई लगाया 3T। बेवकूफ बच्चा सा, बुद्धि का प्रयोग करते ही नहीं है, हम ही गलत सोचते हैं। तुमको चराने चले हो। बात समझे? तो 2T नहीं लगा देना है, जितना लगेगा उतने लगाओगे। नहीं समझे बात को? है हाँ। तो इस ब्लॉक का जो नेट टेंशन होगा, समझो यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर हो रहा है ए से, और इधर जो टेंशन लगा, एक टेंशन तो ओरिजिनल T लग रहा है, दूसरा एक टेंशन और T लग रहा है, तीसरा एक टेंशन इसका ये वाला कंपोनेंट लगेगा, साथ में T cos थीटा। यस और नो? इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो। 2T प्लस T cos थीटा और A के साथ डॉट प्रोडक्ट, नेगेटिव लगा दें, टेंशन इधर खींच रहा है ना, तो माइनस लगा दें, पहला इक्वेशन। आइए इसका क्या हाल है? अभी इसका इस तरफ वाला मोशन देखना है ना तुम्हें। अगर तुम्हें इस तरफ वाला मोशन देखना है तो इस तरफ वाला टेंशन देखो, तो साक्षात इसमें टेंशन लग रहा है T, एक्सेलरेशन भी इधर हो रहा है। बोलो। तो प्लस T एक्सेलरेशन ऑफ B इक्वल टू 0 करोगे? बोलो ना रे। तो T और T खत्म हुआ, बोलिए। गुड। इस हिसाब से यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्या? A है ना? गुड। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ B, तुम्हारा कितना हो जाएगा ना? हाँ, 2A cos थीटा, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा टाइम्स ऑफ A। परंतु रुको, हमें नेट एक्सेलरेशन B का पूछा गया। अगर सिर्फ तुम्हें ये पूछा जाता तो ये तो यही होता, ये अच्छा सॉरी 2 भी है, सॉरी 2 भी रहा, 2 प्लस cos थीटा
सही है, गुड। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये ब्लॉक जो है, अगर इस ब्लॉक को तुम देखो तो इस ब्लॉक में दो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक इधर ए, क्योंकि ये इसके ऊपर है तो ये कांटेक्ट वाली है तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा ए, और ये जो ब्लॉक है ना, कौन सा वाला, ये इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, किस वैल्यू से, बिल्कुल 2 प्लस कॉस थीटा ए के साथ इससे जा रहा है। इनके बीच का एंगल कितना है, हमें नेट एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, क्या करोगे, इन दोनों को थीटा पे सम कर दोगे, इन दोनों को थीटा पे जोड़ोगे ना, अल्लाह, हाँ या ना, जोड़ दो, तो क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ बी, नेट एक्सेलरेशन ऑफ बी ए स्क्वायर प्लस, बोलो, हाँ इसको ए स्क्वायर कर दे, ए 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बोलिए 2a, ए का वैल्यू ए है और b का वैल्यू कितना है, फिर से ए टाइम्स 2 कॉस थीटा, सॉरी 2 प्लस कॉस थीटा ना, 2 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अगेन, इसे सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर रूट करेंगे, हाँ या ना। अब अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें ए स्क्वायर सब में निकल रहा है, बाहर कर लो ए। अब बचा क्या, अब अगर जरा ध्यान से देखो तो यहां पे बचा तुम्हारा 1, यहां पे 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस यहां पे देखो 2 2 जा 4, बोलो रे यहाँ ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 2 कॉस थीटा इंटू 2, 4 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। इसे सॉल्व करने आता है, इतना ही करना है बस। अब देखो क्या होगा, 4 कॉस थीटा 8 कॉस थीटा 2 स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4 1 कितना हुआ 5, मतलब ये आ गया आपका a 5 प्लस a 5 आया ना, 5 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा 8 कॉस थीटा, यस और नो, और कुछ होने वाला है नहीं। तो अब अगर चाहो तो इसका आंसर तुम लिख सकते हो शॉर्ट में कि 5 प्लस, रहने देते हैं, कॉस थीटा और ये हुआ 3 कॉस थीटा प्लस 8, ये हो गया तुम्हारा ए नेट। है सर, है क्या होगा, क्या हो गया, कुछ छूटा क्या, मिसिंग है कुछ क्या, नहीं ना, चेक कर लेना, अरे तरीका समझ गए ना, तो अब चेक कर लीजिएगा, यही होगा आपका ए बी का नेट एक्सेलरेशन, समझ पाए, आए सर, थोड़ा सा ही तो मिस्टेक लोग करता है जानबूझ के, छापिए से जल्दी छापिए, आपको यही यूज करना है। हाँ कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तो वो देख लीजिएगा एक बार। एक सवाल और था, दिखाएंगे क्वेश्चन, इस ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से ये जा रहा है, नीचे गिर रहा है क्या, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे फॉल करवा रहे हैं, ठीक। एक इंक्लाइन प्लेन था जो कि मूव कर सकता है, जिसका एंगल 37 था, ये मूवेबल है ना, यस। इस पे एक प्लेन हमने गिराया इस तरह का विथ स्पीड एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हमसे पूछा गया बताइए इसके गिरने के बाद इसके एक्सेलरेशन क्या होगा। सही सी बात है, यहाँ पे जब ये गिरेगा तो यहाँ पे सिचुएशन में क्या बनेगा, कांटेक्ट वाली मैटर बनेगी, तो नॉर्मल बनेगा, तो ये ब्लॉक इस पे नॉर्मल लगाएगा n और ये ब्लॉक इस पे नॉर्मल लगाएगा n, हाँ या ना। अब इस फोर्स जो इस पे अप्लाई हुआ इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन होगा। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, ये वाला एंगल कितना होता है, ये वाला 53 हो जाएगा, हाँ या ना। कैसे पता है ना, बिल्कुल ये वाला जो एंगल होगा 37 और ये मिलके 90 थी 53 होगा ना, बिल्कुल। तो ये तुम्हारा जो n है, n इसके साथ सेम डायरेक्शन, मतलब n a cos
53 डिग्री। बोलिए, गुड। अब बताओ इसका क्या हाल होगा। इस ब्लॉक, ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है, बोलो, और इस ब्लॉक का नॉर्मल इधर है। अरे बोलो ना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये और नॉर्मल ऊपर लग रहा है इस पे इधर, तो इसका ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल कितना होगा, ये 37, तो ये 37 होगा, तो ये n cos 37। अब बताओ नॉर्मल ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो नेगेटिव होगा, माइनस लगा दे, माइनस n इंटू 9 cos 37 इक्वल टू 0, n से n उड़ गया। अब बच गया तुम्हारा कौन, एक cos 53 का वैल्यू 3/5 माइनस 9 37 का वैल्यू 4/5 इक्वल टू 0, 5 उड़ गया, 3a इक्वल टू 36, 3a इक्वल टू 36, तो a इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं तो फटाफट छापो, मिटाएंगे। छाप लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलो ना, अभी भी नहीं जा रहा है आपका उधर, अभी गया ब्लॉक गया ना उधर, इससे उसका टचक नहीं रहा था, रुक गया था, इसका ब्लॉक जाइए नहीं रहा था, अभी चला गया पक्का कि बस ऐसे बोल रहे इसलिए ले गए, चला गया ना। ऊपर भी गया थोड़ा सा, छाप लिया, छापा रे, वेरी गुड। चलिए बहुत हो गया ये सब बातचीत, अगला टॉपिक शुरू करते हैं आज, और नाम होगा इसका है स्प्रिंग फोर्स। हाँ, स्प्रिंग फोर्स शुरू करते हैं, लगाएंगे हेडिंग स्प्रिंग फोर्स, 2-3 दिन, और ये भी टाइम लगेगा आपका। स्प्रिंग फोर्स से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वेज प्रॉब्लम बनता है, वेइंग मशीन वाला, रीडिंग उसका पूछा जाता है। दूसरा स्प्रिंग का कटिंग वाला सवाल बनेगा, काट कूट के करेंगे। और पहले नॉर्मल सवाल, जो स्प्रिंग का बेसिक कंसेप्ट है, स्प्रिंग को पहले समझेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो सर, है क्या कि अगर मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है नहीं, और इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो जब इस पे कोई फोर्स आप अप्लाई नहीं करते हैं, जब इस पे कोई फोर्स आप अप्लाई नहीं करते हैं, ये गड़बड़ लग रहा है कुछ, क्या हुआ उसको, कर रही है, नहीं हुआ, कर दो, बेचारी परेशान लग रही है। अच्छा ठीक, कर देंगे वैष्णवी, तू नहीं करेगी तो हमको कहना, फिर कर देंगे वैष्णवी पक्का। आइए, इस केस में ये जो इसका लेंथ होगा, ये इसका इनिशियल लेंथ मतलब अनस्ट्रेच्ड लेंथ होगा, नेचुरल लेंथ जिसको कहते हैं। ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ इसका नेचुरल लेंथ कहलाएगा सर। लेकिन कब, जब इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, नहीं, व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, मतलब स्प्रिंग पे जब कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इस केस में इसे हम लोग कहते हैं रिलैक्स मोड, ये रिलैक्स स्टेट में होगा। नहीं, तो इस केस में ये होगा इट इज इन रिलैक्स्ड स्टेट, और रिलैक्स स्टेट में जो इसका लेंथ होता है ये कहलाएगा इसका नेचुरल लेंथ। क्लियर? अब हुआ क्या, और हम लोग जो बात करेंगे वो हमेशा आइडियल स्प्रिंग की बात करेंगे। हमारे पास जो स्प्रिंग है वो कैसा है, आइडियल वाला। आइडियल का मतलब होता है मासलेस, समझ गए? आइडियल का मतलब हो गया मासलेस स्प्रिंग, ठीक। तो मतलब स्प्रिंग का कोई खास अपना खुद का मास नहीं होगा। जैसे रस्सी स्प्रिंग होती थी ना, मासलेस लेते थे ना, मास वाला तो आता था उसमें, इसमें भी मास वाला आएगा, लेकिन सवाल कम पूछा जाता है मास वाले पे, ठीक है। अब होगा क्या कि मान लो आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया। अगर ध्यान दो कि जब आप स्प्रिंग को खींचते हो या कंप्रेस करते हो तो आपको एक रिटार्डिंग फोर्स फील होता होगा। जैसे आप मान लो स्प्रिंग को तुमने खींचा,
जैसे मान लो ये स्प्रिंग का मान लो नेचुरल लेंथ है, ठीक। अब इसी स्प्रिंग को मान लो आपने खींचा, जब आप इसे खींचोगे तो थोड़ा ये एक्सपेंड कर जाएगा, थोड़ा ये इंक्रीज करेगा इसका लेंथ, हाँ या ना। ये कब हुआ है? जब किसी ने इसे नहीं, किसी ने इसे पकड़ के खींचा, ये आदमी इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, सुनो, ये आदमी इधर इस पे फोर्स लगा रहा है F, तो इस आदमी को लगेगा कि अगर ये फोर्स नहीं लगाता तो स्प्रिंग इसे खींच लेता। तो ये फोर्स जो लग रहा है इस आदमी पे, इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील नहीं करेगा, आदमी इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील नहीं करेगा, और ये फोर्स कौन सा? रिटार्डिंग फोर्स होगा एक तरह से, जो ब्लॉक आदमी पे लग रहा है उसे इस तरफ खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये फोर्स क्रिएट कौन किया? स्प्रिंग ही तो किया। तो ये स्प्रिंग जो होता है ये फोर्स क्यों लगाता है? ये चाहता है कि खुद को ना अपने रिस्टोरिंग स्टेट में ले आ पाए। स्प्रिंग हैड टेंडेंसी, जैसे ये जो स्ट्रिंग था उसकी पुलिंग टेंडेंसी होती थी, और ये क्या होता है? रिस्टोरिंग टेंडेंसी होती है। मतलब अगर आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे तो फिर वापस आता है ना, तो वापस क्यों आता है? क्योंकि उसे रिस्टोरिंग फोर्स लगा के वो फिर खुद को अपने इनिशियल पोजीशन पे ले आता है। तो स्प्रिंग की एक क्या टेंडेंसी होती है? रिस्टोरिंग टेंडेंसी ऑलवेज भी। और ये किधर लगेगा? जिधर आप अप्लाइड फोर्स होगा उसके अपोजिट। आई बात समझ में? बोलो। तो अगर हम इस कांटेक्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अपोजिट लगा, यहां पे क्या लग रहा है? फोर्स किधर आया बाबू? बोलो। हाँ, ये स्प्रिंग यहां पे जो बैठा है इसको लग रहा है कि ये वाला रस्सी हमको खींच रहा है, तो भाई हम किधर खींचेंगे? ये अगर मान लो कोई आदमी होता तो स्प्रिंग को लगता है ना कि भाई हमें तो ये खींच के ले जा रहा है, तो बदले में ये क्या करता? रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगाता, इस डायरेक्शन में। समझे बात को? मेरे कहने का मतलब ये हुआ जिस तरह से कांटेक्ट पॉइंट के अपोजिट टेंशन लगता है ना, सेम स्प्रिंग फोर्स की टेंडेंसी बिल्कुल वही होती है, कांटेक्ट पॉइंट के अपोजिट एक्ट करेगी। लेकिन कारण क्या है? कारण रिस्टोरिंग टेंडेंसी की वजह से, वो पुलिंग टेंडेंसी की वजह से, लेकिन ये रिस्टोरिंग टेंडेंसी की वजह से। क्लियर? और यही स्प्रिंग फोर्स। और दूसरी बात की स्प्रिंग में ना बोथ एंड में, इसके जो दोनों एंड्स होंगे, दोनों एंड्स में फोर्स लगते हैं। और दोनों एंड्स तो छोड़ो, अगर स्प्रिंग सेम है तो इसके इस एंड पे भी फोर्स उतना ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा। हाँ, मतलब जिस तरह से टेंशन, अगर स्प्रिंग सेम है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, तो अगर तुम यहां पे फोर्स लगाओगे तब भी F ही आएगा, यहां पे लगाओगे तब भी F ही आएगा। नहीं, स्प्रिंग के हर पॉइंट पे फोर्स सेम ही होगा, बोथ एंड पे एक्ट होता है, दोनों एंड पे इक्वल फोर्स एक्ट होता है। अपोजिट इन डायरेक्शन, इस एंड पे डायरेक्शन स्प्रिंग फोर्स का इधर, इस एंड पे इधर रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये खुद को रिस्टोर करना चाहता है। रिस्टोर का मतलब समझे भाई? जिधर ये फैला है, बोल। ठीक ठीक, एक लाइन लिख लीजिए पहले। अ स्प्रिंग हैज अ टेंडेंसी है सर? हाँ, ड्राइंग भी बनाएंगे, इस ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी, और बना लेंगे तो बढ़िया है, बनाना ही पड़ेगा। टेंडेंसी टू अप्लाई अ रिस्टोरिंग फोर्स opposite to the deformation of spring। ये डिफॉर्मेशन है, ये इसका नेचुरल लेंथ है ना, तो इतना डिफॉर्मेशन हो गया इसमें। डिफॉर्मेशन को x डिनोट करो, एलोंगेशन हुआ है, कंप्रेशन भी होगा। एक बात और बताइए आप लोग,
जैसे मान लो ये लड़का इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हो तो क्या होगा, सिचुएशन जरा समझिएगा। बिल्कुल स्प्रिंग छोटा हो जाएगा और स्प्रिंग मतलब कंप्रेस हो जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ। स्प्रिंग एक तरह से कंप्रेस हो जाएगा। अगर मान लो ये इसे धक्का दे रहा है, कंप्रेस कर रहा हो, नहीं तो ये कंप्रेस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब ये बताइए, इसमें कंप्रेशन ये था, इसका नेचुरल लेंथ यहां पे दिख रहा है, ये इसका नेचुरल लेंथ था और ये कितना कंप्रेस हुआ, मान लो इतना कंप्रेस हो गया, नहीं ये इतना, ये एक्सपेंशन भी हो सकता है और ये कंप्रेस भी कर सकता है। अब बताओ अगर हम लोग स्प्रिंग फोर्स की बात करें, समझो सुनो, अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो ये लड़का फोर्स किधर लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है कंप्रेस करने के लिए, तो स्प्रिंग फोर्स की टेंडेंसी किधर लगेगी, बिल्कुल ये इसके अपोजिट लगेगी, Fs। और इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, बोलो होगा इधर रे, इस पॉइंट पे इधर स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट, दोनों एंड पे अपोजिट लगता है कांटेक्ट पॉइंट के। इस एंड पे देखो कांटेक्ट पॉइंट फोर्स लग रहा है इधर, इधर लगा, तो इस एंड पे क्या होगा, इस डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। देखो समझ पाए, बोथ एंड पे इक्वली एक्ट करता है, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। और ये डायरेक्शन किस वजह से क्रिएट होती है, टेंडेंसी टू अप्लाई रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू दी डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के अपोजिट। देखो ना इधर डिफॉर्मेशन किधर हुआ, यहाँ पे इधर हुआ है डिफॉर्मेशन, एलोंगेशन इधर हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स सॉरी पहले यहाँ पे था, सही तो है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अपोजिट टू दी डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के अपोजिट, क्लियर है। इस एंड को जरा देखो तो डिफॉर्मेशन किधर हुआ, इस तरफ, मतलब डिफॉर्मेशन का फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट, ये डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब यह डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट। ये फोर्स क्यों लगा, डिफॉर्मेशन के लिए, उसके अपोजिट लगेगा। और इस एंड पे अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके अनदर एंड पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। एक बार समझ लो, बार बार अब लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। कांटेक्ट पॉइंट के अपोजिट समझ लो, जैसे टेंशन में होता था स्ट्रिंग में, छापिया। अब देखो एक बात बताते हैं, देखा ये अभी तुम सिंपल सी बात समझो, फील करो, ये ऐसे हुक्स लॉ है, हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल सी बात बोलो, अगर हम चाहते हैं कि इसको और खींचे, और फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इसको जितना ज्यादा स्प्रिंग को खींचना चाहोगे फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, या स्प्रिंग को जितना कंप्रेस करना चाहोगे फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा ज्यादा। मतलब ये हुआ कि कंप्रेशन या एलोंगेशन या कंप्रेशन, जिसको डिफॉर्मेशन कह दो ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स नहीं हो रहा है, ज्यादा कंप्रेशन ज्यादा एलोंगेशन ज्यादा फोर्स, ज्यादा कंप्रेशन ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये हुक्स साहब कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the deformation length, deformation length के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये हुआ स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन लेंथ। कंप्रेशन भी हो सकता है, एलोंगेशन भी हो सकता है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे बाबू, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो बदले में कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं के, तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया के। यहाँ पे के क्या है, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको फॉर्मूले में ना कभी कभी माइनस दिखेगा, माइनस की बात हम लोग अभी कर नहीं रहे हैं। चलो माइनस लगाना नहीं है अभी, समझो जब लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप ऑलरेडी लगा रहता है, ये आपको नहीं लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का मतलब ये हुआ कि
आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो हुआ, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स नहीं हुआ। बच्चा स्प्रिंग फोर्स में माइनस के एक्स कैरी करता है। सिंपल सी बात है कि आप फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी, ये जो स्प्रिंग आप फोर्स लगा रहे इधर, तो एलोंगेशन इधर हुआ, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इसके अपोजिट। तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है और एक्सपेंशन एलोंगेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। स्प्रिंग फोर्स इधर एक्ट कर रहा है और डिफॉर्मेशन इधर हो रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स इधर लग रहा है F और डिस्प्लेसमेंट मान लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव, सॉरी, ये जो फोर्स वर्क डन का अगर करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, है। तो ये नेगेटिव यहाँ पे अगर लगा रहते हैं, जिसका मतलब यही हुआ कि स्प्रिंग फोर्स जो है ना, जो फोर्स लगा है उसके अपोजिट में एक्ट हुआ है। और यही बस इसका मतलब होता है, इसके खास कोई और खास एप्लीकेशन नहीं है। क्लियर? नेगेटिव साइन अगर है तो इसका क्या मतलब है समझे, कि स्प्रिंग फोर्स जिधर लगा है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो रहा है। और ये होता ही है हर केस में, स्प्रिंग फोर्स जिधर भी लगेगा डिफॉर्मेशन का अपोजिट होगा। बिल्कुल नेचुरल चीज है ये। हाँ, ये नेगेटिव फॉर्मूले में रहता है, हम लिखे नहीं है रहा। अगर तुम्हें दिखा तो बता रहे कि इसका क्या मतलब है नेगेटिव साइन का, आप लिख सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है ना, डायरेक्शन लोगे ना डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है, तो आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो ये बेसिक हुआ आपके स्प्रिंग की कहानी का। एक लाइन जगह नहीं है, लिख लो, सवाल कल कराएंगे। क्या क्वेश्चन कल ही कराएंगे? आए नहीं, स्प्रिंग फोर्स कल कंप्लीट नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, सारा मोशन है, कटिंग भी है, टाइम लगेगा स्प्रिंग फोर्स में, 3-4 क्लास लग सकता है। एक लाइन पहले लिखो, उसके बाद बोर्ड इधर करना, छुट्टी देंगे या लिख देते हैं, ये वाला मिटा देना। देखो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्प्रिंग फोर्स दोनों एंड पे एक्ट करेगा और अपोजिट इन डायरेक्शन, यही बात लिखाना था। फिलहाल लिख लो, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली, सॉरी, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज, restoring force is always exerted on both ends of spring in opposite direction opposite direction। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो स्प्रिंग को कोई इधर खींच रहा है, ठीक है, ठीक, अलग अलग फोर्स भी बाद में लगाएंगे, मान लो इधर भी कोई खींच रहा है, तो अभी ये स्प्रिंग फोर्स Fs इधर लगेगा और इस एंड पे स्प्रिंग फोर्स इधर Fs लगेगा, बोथ एंड पे लगेगा अपोजिट इन डायरेक्शन में। रिस्टोरिंग टेंडेंसी खुद को ये अपने नेचुरल लेंथ के पोजीशन में लाना चाहता है और ये चाहता है कि हम मेरा जो दोनों एंड है वही काम करे। स्प्रिंग के पास ये टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहता है। इधर वाला भी बोलेगा भाई इधर जो बड़ा है घटा दो, इधर वाला भी बोलेगा इधर जो बड़ा है घटा दो। ये चाहता है कि हम हमेशा नेचुरल लेंथ में रहें, इस वजह से ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, खुद को समेटना चाहता है, हमेशा समेटने वाली टेंडेंसी होती है। अगर मान लो इधर का तुम बोलोगे नहीं सर इधर वाला स्प्रिंग फोर्स इधर ऐसे लगेगा, तो एक बेचारा समेट रहा है, दूसरा बिखर रहा है, बर्बाद हो जाएगा स्प्रिंग। नहीं समझा? तब वाह वाह वाह, टेंडेंसी बिल्कुल होगी, किसने समेटने की टेंडेंसी आती है स्प्रिंग में, इस वजह से ये फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट करता है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स जो वेरिएशन रहेंगे, बढ़िया से पूरा कंप्लीट स्प्रिंग करवा देंगे। जिस तरह से आपको कंस्टेंट कंप्लीट करवाए हैं, स्प्रिंग का भी मास्टर आपको बना देंगे। आज के लिए धन्यवाद।